वेलकम टू फाइनेंशियाना। सो इससे पहले की क्लासेस में हमने इनकम टैक्स से दो टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं, जो कि यूनिट जो बेसिक यूनिट था, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था वो इनकम फ्रॉम सैलरी था। करंट वीडियो में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा ये वाली क्लास चलेगी नहीं, रीज़न में कि दो चार कॉन्सेप्ट्स ही हैं इसमें मेनली, और जो सम होते हैं वो भी मेनली बड़े इजी आते हैं। जस्ट एक पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी इशू होता है, तो उसका हम एक क्वेश्चन इस वाली क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, थ्योरी क्लास में भी। सो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और क्या उसके लिए कोई अलग से कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी है, या फिर ऐसे ही। तो सबसे पहले हमें इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए ये चेक करना है कि क्या क्या कंडीशंस हैं। सो ये लिखिए हमारे कंडीशंस। इसमें सबसे पहला है कि जो हम जो बिल्डिंग है उसके साथ जो भी इनकम हमारी फ्लो हो रही है, वो या तो बिल्डिंग से आनी चाहिए या उसके जुड़ी हुई साथ एक लैंड की। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उसके साथ बाहर का लैंड है। तो ऐसे करके अगर कुछ हो तो इवन इस लैंड से जो हमारा इनकम आएगा वो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। दूसरा, जो हमारी इस बिल्डिंग को रेंट लगा के या किसी भी तरीके से जो इस बिल्डिंग से हमारा इनकम आएगा वो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा और क्या कंडीशन है कि टैक्स पेयर जो है ना वो ओनर होना चाहिए इस प्रॉपर्टी का। ओनर कैसा होता है? एक तो आपके नाम पे वो जमीन हो तो आप उसके ओनर हो जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि डीम्ड ओनरशिप। तो डीम्ड ओनरशिप हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि डीम्ड ओनर कौन होता है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी का यूज हम बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पज के लिए ना करें, और किसी यूज के लिए। या तो अगर मैं रेंट कर रहा हूँ किसी को, वो और रेंट करना मेरा बिजनेस नहीं है, तो फिर मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ही आएगा। लेकिन अगर मैं अपने घर को मैं खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में वो इनकम मेरी टैक्सेबल नहीं होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने अपने घर को रेंट पे लगा दिया, और मेरा जो टेनेंट है यानी कि जो किराएदार है, वो अगर उस घर का यूज किसी कमर्शियल पर्पज के लिए कर रहा है, किसी बिजनेस के लिए कर रहा है, तो उस केस में हमारा हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा और किसी हेड में नहीं जाएगा। अब आते हैं हम अगले स्लाइड पे, जो कि डीम्ड ओनरशिप की बात करता है, जो हमने लास्ट स्लाइड में बात करी थी कि अगले स्लाइड में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिस केसेस में अगर कोई घर सपोज ए के नाम पे है, उस केस में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वो जो घर है उससे होने वाली इनकम बी उस पे टैक्स देगा और उसकी इनकम में वो ऐड होगा। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं। तो लीगल ओनर इज नॉट कंसिडर्ड एज रियल ओनर इस केसेस में, एंड समवन एल्स इज कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर, यानी कि किसी और को ओनर मान लिया जाता है और उससे टैक्स मांगा जाता है। सो एन इंडिविजुअल जिसने एडिक्वेट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अपना घर बेच दिया हो, यानी कि सपोज मेरा घर है 10 लाख रुपए का, मैंने इसको मार्केट में जाके बेच दिया 5 लाख रुपए का, और किसी को में कौन कौन है? या तो स्पाउस, या तो फिर माइनर चाइल्ड। स्पाउस में दोनों लोग आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। यहाँ हस्बैंड भी आ गया, वाइफ भी आ गई। इसके अलावा ये नॉर्मली क्यों किया जाता है? सपोज मेरी इनकम है 2 लाख रुपए पर मंथ, मेरी सैलरी आ रही है, तो एनुअल मेरी सैलरी हो गई 24 लाख रुपए। अब इस 24 लाख रुपए मेरा 30% का टैक्स रेट लग जाएगा। लेकिन मेरे घर में कोई और मेंबर ऐसे मेरा माइनर चाइल्ड है, उसको उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उस पे 0% टैक्स लग रहा है अभी। अब मैं उसके उसके नाम पे अपना जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर कर दूंगा, और क्योंकि उसकी 0% रेट पे भी टैक्स जा रहा है या कोई टैक्स नहीं जा रहा, तो फिर वो वाली इनकम पे मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर यही इनकम मैं खुद के अमाउंट पे लेता तो फिर 30% का टैक्स लगता। इसके बाद इम्पार्टिबल एस्टेट वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जिसका और बंटवारा नहीं हो सकता, वो किसी एक आदमी के पास गवर्नमेंट ने या कोर्ट के बाद वो चली जाती है, तो गवर्नमेंट उस बंदे से टैक्स मांगती है जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो आदमी उसका पोजीशन लेके बैठा हुआ है। थर्ड पॉइंट है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी। तो ये वाला पॉइंट उन लोगों को ज़्यादा बेटर पता होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रहते हैं। वहाँ क्या होता है कि एक अपार्टमेंट बनाया, वो पूरे अपार्टमेंट की ओनरशिप जो है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है। अब अगर आपको घर खरीदना है तो आप उस सोसाइटी के मेंबर बनोगे, जैसे ही आप मेंबर बने वैसे ही आपको एक घर अलॉट हो जाएगा। जब आपको घर बेचना है तो आप मेंबरशिप बेचोगे, ना कि वो घर बेचोगे।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके नाम पे कोई फ्लैट नहीं है, लेकिन आप एक्चुअल में पोजेशन लेके बैठे हो, जब आपकी मर्जी होगी तब आप बेचोगे। तो ये माना जाता है कि वो घर आपका ही है, आपसे ही टैक्स उस पे कलेक्ट किया जाएगा अगर आप उससे कोई इनकम कमा रहे हो तो। चौथा पॉइंट कि अगर मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से किसी भी जमीन का या किसी भी बिल्डिंग का पोजेशन लेने के लिए समर्थ हूँ, यानी कि मेरे नाम पे वो मैं उसमें पोजेशन लेके जाके रह सकता हूँ या जो भी करना है मैं उसका डिसीजन ले सकता हूँ, तो उस केस में मैं उस प्रॉपर्टी का डीम डोनर माना जाऊंगा। एक लास्ट पॉइंट है कि पर्सन जिसने राइट अक्वायर कर लिए हैं किसी भी बिल्डिंग के, कि मैं वहां जाके पोजीशन लूंगा, और वो राइट्स जो है ना वो 1 साल या उससे ज्यादा के होने चाहिए। अगर 1 साल या उससे कम के हैं, सपोज 11 महीने का हमारा रेंट एग्रीमेंट होता है 11 मंथ्स का, तो वो वाला उस केस में मैं डीम डोनर नहीं माना जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास राइट 1 साल से कम का है, और यही रीजन होता है कि सारे के सारे रेंट एग्रीमेंट 1 साल से कम के बनाए जाते हैं। अब आता है वन ऑफ द मेन टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा इशू होता है, और खैर अगर प्रैक्टिकल आएगा तो इसी अमाउंट इसी पे आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है। सबसे पहला ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हम आगे देखेंगे, ये 3 स्टेप्स होते हैं इसको कंप्यूट करने के। ये हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि कैसे करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट होगा। इसके अलावा उसमें से हम माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। टैक्सेस वही वाले जो कि हमने पे कर दिया हो, अगर हमने कोई पे नहीं किया तो वो माइनस नहीं करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस में क्या होता है नॉर्मली, इसमें होता है हाउस टैक्स हो गया, या फिर और कोई सिमिलर वहाँ पे जो लोकल टैक्सेस होते हैं, कई बार म्यूनिसिपैलिटी जो है ना लोकल टैक्सेस लगाती है, तो वो सारे टैक्सेस म्यूनिसिपल टैक्सेस में आते हैं। अगर आपने जितना भी पे किया है वो यहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम शॉर्ट में जीएवी बोलते हैं, इसको एनएवी बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू को। अब एनएवी कैसे कंप्यूट होगा, ए माइनस बी। ए क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये भी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे करके आएगा। बी आपको पता चल गया कि वो टैक्सेस जो हमने पे किए हैं साल भर में, इसमें इनकम टैक्स नहीं आता, इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस आते हैं सारे के सारे। तो ए माइनस बी से आपका आ जाएगा सी। आपको पता चल गया कि नेट एनुअल वैल्यू क्या है। इसके बाद हमें डिडक्शन मिलेंगे, ये दोनों के दोनों डिडक्शन, ये सेक्शन 24 में है। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में जो हमारा सबसे पहला डिडक्शन है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% ऑफ एनएवी पे आता है। यानी कि सपोज ये सी की वैल्यू मेरी 10 लाख रुपए आई, तो डी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसका 30% निकालेंगे, यानी कि 3 लाख रुपए, ये मेरी डी की वैल्यू हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज और होता है, इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड फंड। अगर मैंने घर बनाने के लिए कोई लोन लिया है, या उसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कोई लोन लिया है, उस पे जो भी इंटरेस्ट जाएगा वो मेरे को डिडक्शन अलाउड होता है। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब ऐसे करके कैलकुलेट हो गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको कैसे कैलकुलेट करना है, सी माइनस डी माइनस ई। यानी कि सी ये वाला एनएवी, उसमें डी और ई क्या है हमारा, ये है डिडक्शंस। ठीक है, तो डिडक्शन को रिड्यूस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हमें देखना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होनी है। तो इसका यहाँ पे हमारे ये जो है वो 3 स्टेप्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, जिसमें इसमें स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे ये वाली वैल्यूज। इसमें क्या है, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख रुपए है, फेयर रेंट मान लो 9 लाख रुपए है साल का। ये सारी वैल्यूज साल में है। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है, ऑब्वियसली 10 लाख वाला। तो स्टेप 1 का आंसर आ गया मेरा 10 लाख रुपए। अब आते हैं स्टेप 2 के लिए। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट हमें कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, लोअर देखना है। लोअर यानी कि लोअर ऑफ किस किस का लोअर देखना है हमें। सबसे पहला तो इसका जो आंसर आया ना स्टेप 1 का, उसका लोअर, वो वैल्यू हो जाएगी। तो पहले वाले का आंसर है 10 लाख। और दूसरा क्या चीज देखनी है हमें, स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट मान लेते हैं हम कि 11 लाख है। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा अमाउंट हो गया, 10 लाख रुपए। ये आ गई मेरी एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू। हमारे कितने स्टेप्स हो गए, 2 स्टेप्स हो गए। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है जीएवी।
अब जीएवी में क्या चीजें चेक करनी है, हायर ऑफ, हायर ऑफ किस किस का हायर, यानी कि स्टेप वन में, स्टेप टू में जो हमारा आंसर आया क्या था, वो एक्सपेक्टेड रेंट, उसका अमाउंट कितना है, अगर हम अभी देख ले तो 10 लाख रुपए का एक्सपेक्टेड रेंट है हमारा। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्चुअल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। एक्चुअल मान लो कि 1 लाख रुपए पे मैंने, 1 लाख पर मंथ के हिसाब से मैंने रेंट लगाया हुआ था 12 लाख रुपए का, और अनरियलाइज्ड क्या हो गया कि उसमें से कितने महीनों का मेरे को पैसा मेरे किराएदार ने नहीं दिया। तो मान लो कि 2 महीने का किराया उसने नहीं दिया, या 1 महीने का नहीं दिया, तो ये हो गया -1 लाख, तो ये आ गया 11 लाख। इन दोनों में से कौन सा हायर है, 11 लाख। 11 लाख आ गई मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इसमें कैलकुलेट हमें जीएवी करना है। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से हायर कौन सा है, 50,000। अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे, ये एक हम नॉर्मल वैसे कर रहे हैं। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, लोअर देखेंगे। ठीक है, लोअर ऑफ 50,000 और स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है 46,000। इन दोनों में लोअर कौन सा है, 46,000। ये आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट। इसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएवी। जीएवी क्या है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि 46,000, और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, तो यानी कि 40,000 माइनस 4,000, जो कि आ जाएगा 36,000। इन दोनों में हायर कौन सा है, 46,000। ये आ गया जीएवी। अब आते हैं अगले स्लाइड पे कि कौन कौन सी हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है, इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन सी नहीं है, एक हाउस यूज फॉर प्रोफेशन और बिजनेस, ये हमने देख लिया था अभी। दूसरा, अगर कोई हम चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी तो। तीसरा, अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो, ये तो हमने सेक्शन, ये कौन से सेक्शन में हमारा टैक्सेबल नहीं होगा, ये हो जाता है सेक्शन 10 में, ये एग्जम्प्ट है। इसके बाद एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो सरकार हमें क्या बोलती है कि अगर आपका एक घर है तो आप जाहिर सी बात है उसको किराए पे तो लगाओगे नहीं, उससे तो कोई पैसा आएगा नहीं। तो अगर एक घर है आपका तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपके दो घर हैं तो किसी एक पे टैक्स लगेगा। आप सरकार को ये डिक्लेयर कर सकते हो कि इस वाले में मैं रहता हूँ, दूसरा वाला अगर आपका खाली भी है तो भी उस पे टैक्स लगेगा, तो आपका स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तीसरा, ये जो लास्ट पॉइंट है, पैलेस रिलेटिंग टू एक्स रूलर, यानी कि जो राजा महाराजा लोग हैं उन लोगों का जो पैलेस है यानी कि महल है, उन उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। अब लास्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। इस पे हमें देखना है कि 24 सेक्शन नंबर पे कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है। हालांकि हमने एक बार पढ़ लिया, यहाँ पे हम डिटेल्ड पढ़ेंगे कि एक तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ी थी जो कि 30% का हमें अलाउड है, अगर आपको याद हो तो। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बार दोबारा देख लेते, 30% ऑफ एनएवी रहेगा ये हमेशा उसी घर के लिए, इफ इट इज लेट आउट। लेट आउट का मतलब क्या होता है कि रेंट पे लगा हुआ हो, ये रेंट पे लगा है। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कि बोरोड फंड पे, यानी कि हमने लोन लिया था बैंक से, और उस पे जो इंटरेस्ट जा रहा है उस पे कितने की हमें छूट मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस केस में कितना, दो केसेस बनते हैं कि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कितना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कितना। अगर लेट आउट है तो जितने का भी इंटरेस्ट है आप वो पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो, उसमें सारा का सारा आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अप्रैल 1999 से पहले बनाया है तो 30,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट अलाउड है। अगर अप्रैल 1999 के बाद बनाया है तो 2 लाख रुपए का। ये डेट एक्चुअल में 1 अप्रैल 1999 है, ये याद रखिएगा। और अगर प्री कंस्ट्रक्शन लोन है, प्री कंस्ट्रक्शन लोन मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज मेरा घर जो है वो 2015 में बन रहा था, और मैंने 2013 में ही लोन ले लिया था। ठीक है। और 2015 में जब मेरा घर बन के तैयार हुआ उससे पहले मैंने इंटरेस्ट उस पर दे दिया 2 लाख रुपए,
तो ये वाला जो अमाउंट हो गया ना, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन, यानी कि 2013 से कंस्ट्रक्शन होने से पहले पहले मैंने ले लिया था। और उस पे जो इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए, ये कैसे करके अलाउड होगा? अगले 5 साल तक, 2015 से अगले 5 साल तक 1/5 अलाउ होगा मेरे को। 1/5 बोले तो हर साल 40,000 रुपये, वो मैं हर साल क्लेम कर लूंगा। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक बार हम देखेंगे जो आगे की क्लासेस में, तो उसके बाद इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बट आई बिलीव कि थ्योरी स्टैंड पॉइंट ऑफ से आपको ये चैप्टर क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लोन्स जो है ना, यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो इंटरेस्ट हमें अलाउ हो रहा है, ये कौन से इंटरेस्ट पे है? वो है इंटरेस्ट एक्विजिशन पे, रिकंस्ट्रक्शन पे और मॉडर्नाइजेशन पे। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि एक फ्लोर का घर था मेरा, मैं दूसरा फ्लोर और बना रहा हूँ। एक्विजिशन तो नाम से पता चल रहा है कि कोई नया घर खरीद रहा हूँ। मॉडर्नाइजेशन यानी कि मैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, सपोज मैं रूम तोड़वा के मैंने दोबारा बनाया, कुछ कुछ चेंजेस किए, तो वो। सो दिस इज इट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी क्लास। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली क्लास की वीडियो हम बहुत जल्द डालेंगे। बाय देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।